Students of 9, you all are welcome to attend the online classes of 9 history subject. लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस. फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे अचानक फूट पड़ा, तो उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं ताकि आप फिर जिनका ये छूट गया हो ये समझ लेंगे. फ्रांस में किंग के पास पावर नहीं था टू इम्पोज द टैक्स डायरेक्टली. किंग डायरेक्ट टैक्स लगा नहीं सकता था. किंग केवल स्टेट जनरल की मीटिंग को बुला सकता था और उसकी मीटिंग में टैक्स को पास कर दिया जाता था, इम्पोज कर दिया जाता था. और मीटिंग में टैक्स इम्पोज करने का जो सिस्टम था वो वोटिंग सिस्टम था. उस वोटिंग सिस्टम में फर्स्ट स्टेट के जो मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको मेंबर्स 300, सेकेंड स्टेट के 300 एंड द थर्ड स्टेट मेंबर 600 थे. और वोटिंग सिस्टम था फर्स्ट स्टेट 300 मेंबर मीन्स एक वोट, सेकेंड स्टेट 300 मेंबर्स 1 वोट एंड द थर्ड स्टेट 600 मेंबर्स 1 वोट. और ओल्ड वोटिंग सिस्टम था ये, मीन्स एक एक वोट दे करके और बिल को पास कराया जाता था, टैक्स को इम्पोज कर लिया जाता था. इस बार जो मीटिंग हुआ, कॉल किया गया टैक्स इम्पोज करने के लिए. खजाना खाली था, टैक्स को भरना था, खजाने को भरना था, टैक्स उसे लगाया जा रहा था. इसमें मीटिंग में स्पेशली मिडिल क्लास, जो मैंने उससे पहले बताया था, मिडिल क्लास के जो पीपुल इमर्ज हुए थे थर्ड स्टेट से, वो समय में मीटिंग में आया. प्रोफेशनल्स थे, लॉयर थे, प्रोफेसर्स थे, टीचर्स जो भी थे, बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और इन्होंने टोटली अपोज कर दिया द ओल्ड प्रोसेस ऑफ वोटिंग का, जिसके कारण किंग तैयार नहीं हुआ ओल्ड प्रोसेस ऑफ वोटिंग को रिजेक्ट करने का. न्यू प्रोसेस ऑफ वोटिंग में डिमांड किया गया कि ईच मेंबर शुड हैव द 1 वोट. एक मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए, एक स्टेट को एक वोट नहीं मिलना चाहिए. और इसको किंग ने एक्सेप्ट नहीं किया और मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट बाइकआउट कर दिया मीटिंग को. उन्होंने बाहर जाकर के अपना एक अनाउंस किया, नेशनल असेंबली को उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दिया. और ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 1791 में फिनिश कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग. किंग के पावर को लिमिट करना और पावर को डिवाइड करना डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में. आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इसके पहले वाले क्लास में ही मैंने बताया था आपको. मॉन्टेस्क्यू जो फिलोसफर थे, उन्होंने आइडिया दिया था कि गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड किया जाना चाहिए 3 तरीके से. वो 3 डिवीजन था. थर्ड डिवीजन था एज द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी. इसमें बांटा जाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव में यह भी था किंग के पावर को लिमिट करके और किंग को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया जाए. यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से मतलब है द किंग शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, किंग शुड वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर पावर शुड बी लिमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उनके पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट किया गया, उसी को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही वर्क कर सकते हैं, देयर पावर शुड बी लिमिटेड, लिमिट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन. और ये 3 इंस्टीट्यूशन डिवाइड किए गए. इस तीनों इंस्टीट्यूशन में पावर को डिवाइड किया गया. दिस वाज द सिस्टम ऑफ न्यू पावर डिवीजन. अब ये पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कैसे करता, जो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया गया नेशनल असेंबली के थ्रू, उसको वर्क कैसे करता. जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते और उसके इलेक्टर्स जो उसके होते, इसको जो इलेक्ट करने वाले जो मेंबर्स होते असेंबली के, वो इलेक्टर्स इसको चूज करते.
वोटिंग राइट जो दिया गया, नॉर्मली सभी को वोटिंग राइट फ्रांस में नहीं था, ओनली द मेन, केवल पुरुष को ही वोटिंग राइट थी। वोमेन एंड द चिल्ड्रन का तो एज भी नहीं था, लेकिन वोमेन्स को वोटिंग राइट से अलग कर दिया गया। दे हैव बीन नॉट गिवन द वोटिंग राइट। वोटिंग राइट जो था एबव द 25 और एबव द एज ऑफ 25 ईयर्स का उसका एज था, और वह उसी के लिए था जो एटलीस्ट 3 दिन का मजदूरी एज ए टैक्स के रूप में पेड कर सकता था। जो 3 दिन की मजदूरी पेड कर सकता था, दे आर कंसिडर्ड द एक्टिव सिटीजन। और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि वोटिंग राइट अगर दिया गया तो एक्टिव सिटीजन को दिया गया वोटिंग राइट्स। एक्टिव सिटीजन कौन हो सकते थे? अब इस सिटीजनशिप में आपको अपनी मजदूरी का 3 दिन का टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे तो आप एक्टिव सिटीजन में काउंट होंगे, एंड देन यू कैन एंजॉय द वोटिंग राइट। आपको वोटिंग राइट मिल सकती है। वोटिंग राइट इलेक्टर्स बनने के लिए जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, मैक्सिमम टैक्स पे करने वाले इलेक्टर्स बन सकते थे, तो टैक्स पेयर को इलेक्टर बनाया गया वहां पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट प्रोवाइड किए गए। वो राइट था आपको राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीन्स पीपुल को बोलने का अधिकार दिया जाए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया जाए। अर्लियर ये अधिकार, ये राइट प्रोवाइड नहीं किया गया था। राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को रख सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी जनता एक समान है। एंड ऑल दीज आर राइट्स आर कॉल्ड नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। मीन्स ये सभी राइट बर्थ से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। देश के अंदर जो भी व्यक्ति जिस कम्युनिटी में बर्थ लेते हो, जन्म लेने के साथ ही ये सभी राइट उन्हें प्रोवाइड किया जाए। आपने इसके पहले फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि प्रिविलेज दिया जाता था बाय बर्थ। प्रिविलेज बाय बर्थ उन्होंने दिया था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के पीपल को प्रिविलेज मिलता था। प्रिविलेज था वो टैक्स प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो अब क्या हो गया, सभी को मीन्स ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, सभी को ये राइट प्रोवाइड किया गया बाय बर्थ, और ये किसी से लिया नहीं जा सकता। ये राइट उनको प्रोवाइड कर दिया गया। इट कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम द एनी पर्सन, नहीं लिया जा सकता था। अब देखिए वोटिंग राइट से जुड़ा हुआ एक जो और है वो लेजिस्लेचर। कैसे वर्क करता है लेजिस्लेचर वहां पे? कैसे लेजिस्लेचर, उसमें आते थे एक्टिव वोटर। लेजिस्लेचर को अपॉइंट करता था एक्टिव वोटर, और एक्टिव वोटर को इलेक्टोरेट करते थे 50,000 मेन, 50,000 आदमी इलेक्टोरेट 50,000 मेन को एक्टिव वोटर्स इलेक्टोरेट करते थे। और इलेक्टोरेट जो है नेशनल असेंबली के 745 मेंबर को चूज करते थे। ये आपको हो गया लेजिस्लेचर में। और आप जानते हैं लेजिस्लेचर का मेन वर्क है टू मेक द लॉज, कानून बनाना। सेकेंड जो आपका है ये दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर। ये फंक्शन कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। एक्सिक्यूटिव, अब ये जो नेशनल असेंबली के मेंबर 745 मेंबर हैं, ये मेंबर एक्सिक्यूटिव का को चूज करेंगे, और ये किंग पर कंट्रोल करेंगे। और मिनिस्टर्स मीन्स किंग और मिनिस्टर्स दे आर कंसिडर्ड एक्सिक्यूटिव, और इस एक्सिक्यूटिव को कंट्रोल करेंगे नेशनल असेंबली। जैसा कि आप हमारे देश में देख लीजिए, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं आप है, पार्लियामेंट कंट्रोल द एक्सिक्यूटिव, मीन्स पार्लियामेंट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। उसी तरह
ये बताया जा रहा है कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर 745 मेंबर है, ये किंग को कंट्रोल करेंगे एंड द मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेंगे, मींस एक्सिक्यूटिव को कंट्रोल करेंगे। और जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होगा वो भी एक्टिव सिटीजन के थ्रू होगा। मैंने बताया था आपको कि एक्टिव सिटीजन किसे कहा जाता है, जिसकी एज 25 ईयर्स है और उससे एबव है, जो 3 दिन का अपनी मजदूरी का 3 दिन का वेज प्रोवाइड कर सके, और स्पेशली मेन वोमेन को वोटिंग राइट नहीं प्राप्त दिया गया था। तो जुडिशरी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एक्टिव सिटीजन। सो दिस इज द system by which power is divided among the different organs of the or different institution of in the France। और इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। यहाँ मतलब है कि किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, उसके अंडर ही काम करना है। उनके पावर को एक तरह से कहा जाए कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया और जो मेंशन उसमें है उसके अनुसार ही वर्क वो कर सकते हैं। ओके, अब आप इसे राइट डाउन कर लें, नोट कर लें, और इसको वीडियो को 1 या 2 बार 3 बार जब भी आपको लगे देख करके, इससे आप किसी तरह का क्वेश्चन राइज करके हमें आप फीडबैक के रूप में दे सकते हैं। जैसा कि आज मैंने 3 के 2 क्वेश्चन को का मैंने आंसर बताया, उसी तरह मैं 9 के स्टूडेंट को भी जो भी क्वेश्चन आप राइज करेंगे उसका आंसर मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।